हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में एक बार आपका फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग घरेलू हिंसा अधिनियम या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पढ़ रहे हैं और उसमें अभी तक हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली। जैसे कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि कानून कब क्यों कैसे लागू हुआ। हम ये पढ़ चुके हैं कि इस कानून में अग्रीव्ड कौन हो सकता है। हम ये पढ़ चुके हैं कि इस कानून में रिस्पोंडेंट कौन हो सकता है। इस कानून में डोमेस्टिक रिलेशनशिप का क्या मतलब है। इस कानून में शेयर्ड हाउस होल्ड का क्या मतलब है। इस कानून में डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। किस तरह से प्रोटेक्शन ऑफिसर को शिकायत दी जा सकती है। क्या शिकायत करने वाले की कोई लाइबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है। साथ में हम लोगों ने पढ़ लिया कि पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, मजिस्ट्रेट, इनकी क्या जिम्मेदारी है। हमने ये पढ़ लिया कि जो सर्विस प्रोवाइडर, जो शेल्टर हाउस है, शेल्टर होम के इंचार्ज की क्या जिम्मेदारी बनती है। हमने ये भी पढ़ लिया कि मेडिकल फैसिलिटी के इंचार्ज की क्या ड्यूटीज बनती हैं। यहाँ तक आते आते हम लोग सेक्शन 7 तक कंप्लीट कर चुके। अब हमें सेक्शन नंबर 8 से स्टार्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर ही देना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप दोस्तों से शेयर करें तो कहना ही क्या। आइए देखते हैं। सेक्शन नंबर 8 और सेक्शन नंबर 9, 8 और 9, इन दोनों को क्लब करके हम लोग एक साथ पढ़ सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं। उसका रीज़न है, सेक्शन नंबर 8 जो है वो बताता है बेसिकली अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में, और सेक्शन नंबर 9 जो है वो इसकी राइट एंड ड्यूटीज़ की बात करता है। तो प्रैक्टिकली दोनों एक साथ पढ़े जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि ये प्रोटेक्शन ऑफिसर है कौन। तो देखिए, होता क्या है कि हमारे इंडिया में ये देखा गया कि फीमेल बहुत इजीली शिकायत करने के चैनल तक पहुंच नहीं पाती। तो यूँ समझ लीजिए कि ये शिकायत की जो प्रोसेस है उसको इजी बनाने के लिए मजिस्ट्रेट को और एग्रीव्ड वुमन को, इन दोनों को जोड़ने का एक पुल है, इन दोनों को जोड़ने की एक चेन है, एक कड़ी है। ये इंडिपेंडेंटली ना तो पुलिस का काम करता है, ना इंडिपेंडेंटली जुडिशरी का काम करता है। ये बेसिकली सब चीज़ों को कनेक्ट करने का एक मीडिया है। करता क्या है ये, जैसे ही प्रोटेक्शन ऑफिसर, सबसे पहली बात, प्रोटेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। देखिए, प्रोटेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में जितनी नीड होती है उतने प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करती है। इसका मतलब है जिस डिस्ट्रिक्ट में एक चाहिए वहाँ पे एक होगा। किसी जिले में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केस है, जियोग्राफिकली बहुत बड़ा जिला है, डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा रिमोटली लोकेटेड एरिया है उसके अंदर, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा भी ये हो सकते हैं। कोशिश की जाती है कि अगर पॉसिबल हो तो किसी फीमेल ऑफिसर को ही यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाया जाए। कोशिश की जाती है का मतलब है, अगर कोई सूटेबल फीमेल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह फिर मेल को भी बनाया जा सकता है। ये इंडिपेंडेंट ऑफिसर नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट के काम में उसकी मदद करने का काम करता है। अब इसकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। पहली इसकी ड्यूटी होती है मजिस्ट्रेट को उसकी ड्यूटीज़ में मदद करना। तो मैं आपको साथ साथ दिखा भी देता हूँ। तो पहली ड्यूटी हो गई टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की काम में उसकी मदद करना। इसके अलावा जब शिकायत आती है कि किसी फीमेल के साथ मारपीट हुई है, वायलेंस हुआ है, वहाँ पहुँच के डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करना। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को हम लोग डीआईआर के नाम से भी बुलाते हैं। जैसे पुलिस वाले एफआईआर बनाते हैं, वैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर डीआईआर, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाता है, जिसके अंदर वो लिखता है कि कौन कौन सी घटनाएं मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व की, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, डिटेल रखता है। उसके बाद में वो एक लिस्ट बना के रखता है कि उस पूरे एरिया के अंदर सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं। उनमें से कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है जो काउंसलिंग देता है, कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है जो शेल्टर देता है, कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है जो मेडिकल फैसिलिटी देता है। फिर ये जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है, इसकी एक कॉपी वो पुलिस ऑफिसर को, मजिस्ट्रेट को, सर्विस प्रोवाइडर को, उनको देता है। इसके अलावा ये सारी कॉपी देने के बाद अगर मान लो कि वो फीमेल आगे शिकायत करना चाहती है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो उसकी शिकायत को मजिस्ट्रेट तक पहुंचाए। इसके अलावा इसकी ड्यूटी बनती है कि उस फीमेल को वो फ्री में लीगल एड, या उसको बताए कि देखो फ्री में आपको कानूनी सहायता मिल सकती है, तो विधिक सहायता उसको फ्री में दिलाए। इन सब के अलावा वो क्या करता है, उस फीमेल को एक सुरक्षित रहने की जगह, जिसको सेफ शेल्टर होम कह सकते हैं हम, तो एक सेफ शेल्टर होम प्रोवाइड कराए। और साथ में उस लोकल एरिया का जो पुलिस का इंचार्ज है ना, थाने का, उसको भी इसी रिपोर्ट करे, उसको बताए कि देखो इस फीमेल के साथ में वायलेंस हुआ, घर से निकाला, मैंने इसको शेल्टर दिलाया और यहाँ दिलाया। इन सब के अलावा फीमेल का मेडिकल एग्जामिनेशन कराए। मेडिकल एग्जामिनेशन करा के एक कॉपी भेजे सर्विस प्रोवाइडर को, एक कॉपी भेजे उसकी मजिस्ट्रेट को। और इसके अलावा इस कानून में कभी कभी मॉनेटरी रिलीफ का ऑर्डर दिया जाता है, जिसके अंदर फीमेल को मेंटेनेंस के पैसे वगैरह दिलाए जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई ऑर्डर दिया गया है तो उसकी कंप्लाइंस हो रही है नहीं हो रही, ये सुनिश्चित करना भी इसका काम होता है। अब जिस तरह से प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, सिमिलर लाइन पे यहाँ पे
एक और अपॉइंटमेंट है जिसका नाम है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर का सेक्शन है सेक्शन नंबर 10। और सेक्शन याद करना देखो बहुत आसान है, सेक्शन आप इजीली याद कर सकते हैं। जैसे कि सेक्शन नंबर 1 होता है शोर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट का, सेक्शन नंबर 2 था डेफिनेशन का, सेक्शन नंबर 3 था वो था डोमेस्टिक वायलेंस का, सेक्शन नंबर 4 जो था हमारा वो था इसको प्रोटेक्शन ऑफिसर को इन्फॉर्म करने का, सेक्शन नंबर 5 था वो था राइट एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन सर्विस प्रोवाइडर मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर। फिर 6 जो था वो था शेल्टर होम की ड्यूटी, 7 जो था वो था मेडिकल फैसिलिटी की ड्यूटी, 8 और 9 था प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए, और 8 अपॉइंटमेंट था, 9 ड्यूटीज था, और 10 जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के लिए। तो याद करना चाहें तो सेक्शन याद हो जाते हैं, कोई बड़ा काम है नहीं है, बट सेक्शन याद करने के लिए सिंपल है, आपको बार बार रिविजन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आ गए हम लोग, सर्विस प्रोवाइडर पहली बात है कौन बन सकता है। एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन आता है, एग्जाम ओरिएंटेशन रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन आता है वो सीधा सिंपल क्वेश्चन अभी तक पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि इनमें से कौन कौन सर्विस प्रोवाइडर बन सकता है या कौन नहीं बन सकता। आप सिंपल लाइन याद कर लीजिए, दो ही लोग बन सकते हैं, दो के अलावा कोई नहीं बन सकता। सबसे पहले कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट या सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वो बन सकती है। तो पहला है एक रजिस्टर्ड सोसाइटी होनी चाहिए। दूसरा अगर वो नहीं है तो वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, और इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो वुमेन वेलफेयर का होना चाहिए। इन दो के अलावा कोई नहीं बन सकता। एग्जाम में ऑप्शन में डाल देते हैं किसी इंडिविजुअल का नाम, कि कोई एक महिला है जो महिला अधिकारों के लिए काम कर रही है, क्या वो सर्विस प्रोवाइडर बन सकती है? इसका आंसर होगा नो। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर बन जाता है तो वो काम क्या करेगा, मैं आसान भाषा में इसको यूं कहता हूँ कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर करता है वो लगभग सारे काम ये भी करेगा। क्या क्या? सबसे पहले डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करना। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट अगर इन्होंने बनाई है तो उसकी एक कॉपी प्रोटेक्शन ऑफिसर को, एक कॉपी मजिस्ट्रेट को भेजना। इसके अलावा जो फीमेल है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म कराना, इसकी भी एक कॉपी प्रोटेक्शन ऑफिसर को, एक कॉपी मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कराना। इसके अलावा जो अग्रीड वुमन है उसको सेफ शेल्टर होम दिलाना, इसकी सूचना पुलिस को देना। इन सब के अलावा ये सारी मदद तो वो करता ही है। इन सब के अलावा अगर मान लो कि काम करते टाइम पे कहीं भी उनके खिलाफ कोई शिकायत हो जाए, तो अगर गुड फेथ में उन्होंने काम किया तो सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। अब जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 11, इसको हम ध्यान से देखते हैं। सेक्शन नंबर 11 है ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट। इस कानून में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती हैं। उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं? तो उनकी ड्यूटीज़ बड़ी सिंपल हैं, कुछ कॉम्प्लिकेसी नहीं है वहाँ पे। पहली ड्यूटी होती है इस कानून की पब्लिसिटी करना, क्योंकि कोई भी कानून तभी सक्सेसफुल हो पाता है जब जनता को कानून के बारे में पता हो। दूसरी भाषा में अधिकारों का प्रयोग जागरूक जनता ही कर सकती है, इसलिए पब्लिक अवेयरनेस फैलाना। दूसरी इनकी ड्यूटी है जगह जगह पे बार बार ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, जिससे जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सेंसिटाइज हो सकें, उनको ऐसे केसेस को डील करने में एक्सपर्टीज आ सके। इसके अलावा जुडिशरी के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग देना। उसके अलावा ये जो केसेस हैं ये कई डिपार्टमेंट या कई मिनिस्ट्रीज के बीच में संबंध रखते हैं, इस वजह से उन सब के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। तो इनकी ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि वो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन इंश्योर करे, और साथ के साथ मंत्रालय वगैरह इन संबंधों में कैसे काम करेंगे उनके लिए प्रोटोकॉल्स या उनके लिए रूल्स फ्रेम कराना, ये सब हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी है इस कानून में। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो है प्रिपरेशन एंड पुट इन प्लेस कोर्ट्स। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को फास्ट ट्रैक पे सुना जा सके, इसके लिए कोर्ट्स को तैयार करना, और अगर कोर्ट्स नहीं है तो नए कोर्ट्स बनाना। तो यहाँ तक आते आते हमारे सेक्शन नंबर 11 तक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शंस पे हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, तब तक यूं ही पढ़ते रहें। थैंक्स अ लॉट।